बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा पिछले लेक्चर में हमने इंटरप्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्ट्स में होता क्या है। इंटरप्ट्स हमने देखा था कि इंटरप्ट्स किस पर ज़रूरत पड़ती है जब आपने किसी काम को का इंतज़ार ना करना पड़े, आपको पोलिंग ना करनी पड़ी। ऐसा ना हो कि कोई काम हो रहा हो और आप उसको बार बार जाके उसको चेक कर रहे हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इंटरप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरप्ट्स के जो स्टेप्स होते हैं उसमें थोड़ा सा हम अभी डिटेल में जाएंगे कि इंटरप्ट्स के स्टेप में क्या होता है कि आप जब इंटरप्ट आता है कोई, ठीक है, आपका टाइमर है, जैसे हमने देखा था कि आपने टाइमर स्टार्ट कर दिए। अब उसके ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर रहे, तो आप कोई और काम कर सकते हैं। आपका माइक्रो कंट्रोलर कैन डू समथिंग एल्स। जैसे हमने एग्जांपल में किया था कि वो पोर्ट 0 से पोर्ट 1 पे डाटा को डाल रहा है, पोर्ट 0 से उठा रहे हैं, पोर्ट 1 पे डाटा को डाल रहे हैं। द कंट्रोलर इज बिजी डूइंग समथिंग एल्स। बीच में जब टाइमर अप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो इंटरप्ट जनरेट होता है। तब क्या होता है, it finishes the instruction it is executing and saves the address of the next instruction, the program counter on the stack. So this is the most important thing कि अब वो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो सीक्वेंस से किसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो अब वो कहाँ पर पहुंचा है, इंटरप्ट तो आ गया। अब जब इंटरप्ट को वो सर्विस कर देगा, इंटरप्ट वाला काम कर देगा, तो उसे वापस वहीं से प्रोग्राम शुरू करना है जहाँ से उसने छोड़ा था। सही। तो उसने प्रोग्राम को वहीं से शुरू करना है जहाँ से उसने छोड़ा था। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक किस्म की मेमोरी इस्तेमाल होती है जिसे स्टैक कहते हैं। अगर आपने स्टैक, मुमकिन है आपने सॉफ्टवेयर में स्टैक्स को पढ़ा हो कि स्टैक्स क्या होते हैं। तो बेसिकली स्टैक एक एक तरह की मेमोरी होती है, और उस मेमोरी में जैसे हम कहते हैं, let me just try to draw it for you। तो तो अगर आपके पास मेमोरी है, जैसे एक बकेट होती है, ठीक है, जैसे बकेट होती है, जो आप उसमें जो पहली चीज़ डालेंगे, आप उसमें पुश करते हैं मेमोरी को, तो वो जो सबसे बॉटम पे चली जाती है, ठीक है। उसके बाद जब आप नया डालेंगे तो उसके ऊपर स्टैक होती है। नेक्स्ट जो भी आप डाटा डाल देंगे उसके ऊपर स्टैक होता रहेगा, और इसको कहते हैं पुश ऑपरेशन, ठीक है, पुश ऑपरेशन। और जो जब आपको वापस डाटा चाहिए होता है तो आप उसको पॉप करते हैं, और पॉप करने में क्या होता है कि जो डाटा टॉप पे पड़ा हुआ होता है वो बाहर आता है, ठीक है। तो पॉप और पुश जो है वो नॉर्मली स्टैक के साथ मुंसलिक होते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपका प्रोग्राम काउंटर, आप प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होती है उसका एड्रेस मौजूद होता है। और हमें मालूम है कि वो 16 बिट का होता है। तो जो दो बाइट्स बनती हैं कि 8 बिट की बाइट्स, प्रोग्राम काउंटर उसकी दोनों बाइट्स को यहाँ पर इन इन दो स्टैक के अंदर डाल देगा, ताकि उसको याद रहे कि अब उसने इंटरप्ट को सर्विस करने के लिए जा रहा है। उसने देखने के इंटरप्ट आया, मैंने क्या करना है, लेकिन जब वापस आए तो उसे पता हो कि उसका जो प्रोग्राम काउंटर था वो पहले कहाँ पर था। तो उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन की प्रोग्राम काउंटर को स्टोर स्टैक में डाल देगा। इट ऑल्सो सेव्स द करंट स्टेटस ऑफ ऑल इंटरप्ट्स इंटरनली। इसका इंशाल्लाह बाद में तस्वीर आएगा कि जो इंटरप्ट्स अभी क्या इंटरप्ट आपसे कोई सर्विस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि कोई और इंटरप्ट उसने रिसीव करना है कि नहीं करना, तो उसका जो स्टेटस है वो भी सेव होता है। इंशाल्लाह आगे देखेंगे कैसे होता है। इट जम्प्स टू द फिक्स्ड लोकेशन इन मेमोरी कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ठीक है। तो ये हमें देखा था लास्ट टाइम भी कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल एक बना होता है, और वो उसके अंदर मेमोरी के अंदर सेव होता है। जैसे हमने देखा था कि 8051 का जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है, ये है इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक मेमोरी लोकेशन के अंदर सेव होता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ताकि वो उसको पता चल जाए कि उसने कौन से इंटरप्ट पे कहाँ जंप करनी है, ठीक है। तो ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल के मुताबिक फिर वो जंप कर जाएगा। ये डिपेंड करता है कि अगर एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो आए तो कहाँ जाएगा, अगर टाइमर जीरो का इंटरप्ट आए तो कौन सी मेमोरी पर जाएगा। यानी इस मेमोरी पर जाकर वो ISR तलाश करेगा, इस मेमोरी पर जाकर वो ISR तलाश करेगा कि मेरा इंटरप्ट सर्विस रूटीन यहाँ पर रखा होगा, ठीक है। तो वो बेस्ड ऑन कि क्या इंटरप्ट आया है, वो उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो वेक्टर टेबल से उसका एड्रेस उठाएगा, और उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये वैल्यू लोड हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर आपका टाइमर जीरो, या मिसाल के तौर पर आपका टाइमर वन अगर ओवरफ्लो किया है, तो उसको पता है कि इसका जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो 001B पे पड़ा होगा, तो प्रोग्राम काउंटर में ये वैल्यू लोड हो जाएगी और वो वहाँ पर चला जाएगा। और वहाँ पर, या अगर ISR पूरा का पूरा खुद मौजूद है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, या मुमकिन है कि वहाँ पर उसका लिंक दिया हो, तो उसका जैसे हम कहते हैं उसका जो लेबल दिया हो कि वो किसी और जगह पे पड़ा, उसको जंप करके वहाँ पर ले जाए। तो वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो उसके बाद वो क्या करेगा, इट स्टार्ट्स टू एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन अंटिल इट रीचेस द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द सब रूटीन विच इज रिटर्न आई। जब जब यहाँ तक पहुँच जाएगा,
Upon executing a RETI instruction, the microcontroller returns to the place where it was interrupted. First, it gets the program counter address from the stack by popping the top 2 bytes of the stack into the program counter. Then it starts to execute from that address, right? तो जो हमने अपने जो प्रोग्राम काउंटर को हमने स्टैक के अंदर डाला हुआ था, उसकी 2 बाइट्स हमने डाली हुई थी, ठीक है, वो उन 2 बाइट्स को हमने पुश किया था, तो उनको पहले पॉप करेगा, उनको पॉप करेगा और उनको प्रोग्राम काउंटर के अंदर सेव कर लेगा। यानी कि ये वो एड्रेस लोकेशन थी जहाँ पर वो पहले एग्जीक्यूट करा था इंटरप्ट आने से पहले। जहाँ पर भी इंटरप्ट जब आई थी उस वक्त जो इंस्ट्रक्शन उसने एग्जीक्यूट करनी थी उसका एड्रेस हमने स्टैक में डाल दिया था और प्रोग्राम काउंटर के अंदर नया एड्रेस डाल दिया था। वो कौन सा एड्रेस डाला था? आपका जहाँ पर इंटरप्ट सर्विस रूटीन रखा हुआ है, जो आपका वेक्टर टेबल से उसने नया प्रोग्राम काउंटर डाला, उसको एग्जीक्यूट किया और जब वो एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई, वो ISR जो था इंटरप्ट सर्विस रूटीन जब ख़त्म हो जाएगा, तो वो फिर उसको वापस उसने प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो वैल्यू लोड करनी है जो कि पहले काम हो रहा था और वो यहाँ पर सेव हुई हुई आपकी स्टैक के अंदर। तो फिर इसको पॉप करके इस प्रोग्राम काउंटर में वापस डालेगा और जहाँ उसने काम छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरू कर देगा, राइट? सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैक दैट वी शुड हैव, राइट? सो ये मेन मकसद ये था कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि स्टैक कैसे काम करता है। ऑलराइट, सो प्रोसीडिंग फर्दर, राइट? सो ये हमने एक एग्जांपल की थी, जैसे हमने कहा था कि जो आपका लेट्स लुक एट एग्जांपल। सो आपके पास दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर दैट इज कंसर्न विद इंटरप्ट, इसको कहते हैं इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, ठीक है? इसके अंदर तमाम इंटरप्ट की इनेबल पिन होती हैं कि आपने कौन से इंटरप्ट को इनेबल करना है, और एक होती है ग्लोबल इंटरप्ट। अगर आपने इस पिन को 0 कर दिया है तो आपने कोई भी इंटरप्ट अगर इनेबल किया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इंटरप्ट काम ही नहीं करेगा जब तक EA हाई नहीं होगा। तो अगर आपने इंटरप्ट को इस्तेमाल करना है, किसी भी इंटरप्ट को इस्तेमाल करना है, तो आप EA को हाई करेंगे और उसके अलावा और जो भी आपने इंटरप्ट को इनेबल करना है उसके अलावा उसको भी हाई कर देंगे, राइट? तो हमने कल एग्जाम्पल में देखा था कि हम किसी भी इंटरप्ट को हाई या लो कर सकते हैं। लेट्स जंप टू द एग्जाम्पल जो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। तो इसमें ORG 0, क्योंकि ये रीसेट यहाँ पर आता है, रीसेट आएगा तो हमें मालूम है कि अब जो इंटरप्ट वेक्टर के मुताबिक 003 के ऊपर, क्योंकि हमने इंटरप्ट को इनेबल करना है, ठीक है, इंटरप्ट इनेबल करना है, तो हम यहाँ पर अपना पूरा कोड नहीं लिख सकते, ठीक है? हमें ये जगह खाली छोड़नी है इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स के लिए। जैसे अगर आप टेबल में दोबारा देख लें, लेट्स गो बैक टू द टेबल, तो इसमें आपके पास यहाँ ये आपका रीसेट यहाँ जब होगा तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद सिर्फ थर्ड एड्रेस के ऊपर वो एक्सपेक्ट करेगा कि इंटरप्ट 0 का इंटरप्ट सर्विस रूटीन पड़ा हुआ होगा। तो अगर आप इंटरप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने 0 से आगे अपना कोड लिखना शुरू कर दिया, तो ये सारा का सारा जो है आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन काउंट होगा, विच डजंट मेक सेंस। सो जब हम रीसेट करें तो हम यहाँ से आके हम जंप करेंगे इस एड्रेस के बियॉन्ड कहीं पर, ठीक है, ताकि लेट्स सी रिपोर्ट का इंटरप्ट है उसको भी कुछ थोड़ी सी जगह दे दें, थोड़ी सी बाइट दे दें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए हम नॉर्मली 030 हेक्सा से स्टार्ट करते हैं अपना मेन कोड, और उसके लिए हम यहाँ से 0 जब रीसेट होगा तो यहाँ से हम जंप करके उस 030 हेक्सा एड्रेस के ऊपर चले जाएंगे, राइट? सो दिस इज द पार्ट। हम ओरिजिनेट 0 रीसेट के ऊपर आ जाएगा और हम यहाँ पर हमने कोई मेन कोड नहीं लिखा, सिर्फ एक हमने लेबल जो है मेन का कॉल कर लिया, ठीक है, एलजंप मेन, और हमने इसको स्पेसिफाई कर दी कि मेन जो है वो तुमने इस एड्रेस से स्टार्ट करना है, ORG 030। हमने इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ा कि तुम जहाँ से चाहे स्टार्ट कर लो, हमने इसको स्पेसिफाई कर दिए, बता दिया आपके असेंबलर को कि तुम जब मेन का कोड रखो तो उसके यहाँ से स्टार्ट करना, उससे पहले स्टार्ट मत करना, ठीक है? और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने टाइमर का मोड सेट कर दिया, ऑटो रीलोड वाला मोड। और उसके बाद हमने ये जो हमें काम करना था ना, इसमें हमें काम इसमें ये करना था कि जो भी पोर्ट 0 पे वो पोर्ट 1 पे डालना है और एक वेवफॉर्म जनरेट करनी है पोर्ट 2.1 पे, राइट? सो हमने पोर्ट वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए टाइमर को इनिशिएट कर लिया और यहाँ पर हमने इंटरप्ट को इनेबल किया। देखिए इंटरप्ट में एक ये वाली जो बिट है ये है ग्लोबल इंटरप्ट, और ये वाली जो बिट है ये सिर्फ टाइमर 0 के लिए। और उसके बाद हमने स्टार्ट टाइमर कर दिया और स्टार्ट टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ये मुसलसल आपका ये लूप चलता रहेगा कि आप पोर्ट 0 से पोर्ट 1 पे डाटा फेंकते रहेंगे, और जब इंटरप्ट आएगा तो वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो टाइमर 0 को जो इंटरप्ट टेबल में ये एड्रेस लिखा हुआ है 00BH, तो उस पर जंप करेगा और उसको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन मिलेगी कॉम्प्लीमेंट 2.1, और वो यहाँ से रिटर्न करता है। तो ये एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं, इसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट वांटेड टू रिपीट इट। लेट्स लुक एट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, राइट? इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने उसी एग्जाम्पल को रिक्रिएट करना है, लेकिन हमने क्या करना है कि हाई जो पोर्शन है वेव का, वेव फॉर्म का हाई पोर्शन वो 1085 माइक्रो सेकेंड होना चाहिए,
और जो उसका लो पोर्शन है वो सिर्फ 15 माइक्रोसेकंड होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो पल्स हम जनरेट कर रहे हैं वो इस तरह की हो, यानी कि हाई पोर्शन इसका ज़्यादा होगा और लो पोर्शन कम होगा। और जो हाई पोर्शन है वो हमने यहाँ पे बता दिया 1085 माइक्रोसेकंड है ये वाला पोर्शन, और जो लो वाला पोर्शन है ये दिस इज 15 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो ये हमने करना है, राइट। सो लेट्स सी कि उन्होंने इसको कैसे किया हुआ है। स्टार्टिंग वो आदि 0 0 0 से स्टार्ट करेंगे, एल जंप मेन, ठीक है, मेन पे जंप कर जाएंगे, मेन पे आ जाएं, मेन यहाँ पर आ गया। इसको हमने और जी 0 0 इस से स्टार्ट किया एज बिफोर। इसके हम टाइमर 1 का मोड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और हमने पोर्ट 1 को वही हमने काम करने, पोर्ट 1 को इनपुट बता दिया और टाइमर की लो और हाई वैल्यूज को सेट कर दिया। और इंटरप्ट यहाँ पर हमने इसकी इंटरप्ट जो जो इनेबल रजिस्टर है उसको हमने ग्लोबल इंटरप्ट और टाइमर 1 का इंटरप्ट ओवरफ्लो इंटरप्ट हमने यहाँ पर इनेबल कर दिया और टाइमर 1 को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर वही काम कर रहे हैं, मुसलसल की पोर्ट 0 से पोर्ट 1 पे डाटा डाल रहे हैं। और जब आपके पास इंटरप्ट आएगा तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन आपका जो टाइमर 1 का इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसका एड्रेस है 001B, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हमने पूरा इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये लिखा, ये जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम पूरा एड्रेस, पूरा जो हमारा ISR है यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन, वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, बल्कि हम जंप करके एक और लेवल पे चले गए जो है ISR T1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पर कि हम ऐसे इसको यहाँ पर इस एड्रेस और इस एड्रेस के बीच में इतनी जगह नहीं है कि हम यहाँ पर पूरा ISR लिख सकें। तो हम इसको जंप करके एक और लेवल पे लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर हम इस इंटरप्ट को सर्विस करेंगे। अच्छा, अब इस इंटरप्ट को सर्विस करने में एक इसमें जो उन्होंने ट्रिक इस्तेमाल की है वो ये देखिए, अब देखें कि हमारे पास जो लो है ना, लो बाइट सॉरी जो पल्स का लो पार्ट वो सिर्फ 15 माइक्रोसेकंड है, बहुत थोड़ा सा है। और हाई जो है वो 1085। तो जो बड़ा डिले है उसके लिए उन्होंने टाइमर इस्तेमाल किए, और जो छोटा डिले है उसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन डिले इस्तेमाल की जो हम पहले कर चुके हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराया। वो देख लेते हैं कैसे। आप देखिए, अब उन्होंने यहाँ पर टाइमर का टाइमर को उन्होंने ये भी लो पोर्शन चल रहा है। अभी हाई अभी हाई पोर्शन की बात हम करेंगे। ये सेट बिट 2.1 यहाँ पर नहीं किया हुआ, तो अभी यहाँ पहले वो लो पोर्शन ज्वाइन करा है। देखिए लो पोर्शन कितना है, सिर्फ हमारा 15 माइक्रोसेकंड है। तो लेट्स सी कि वो लो पोर्शन कैसे जनरेट कर रहा है। उसने टाइमर को स्टॉप कर दिया और पोर्ट 2.1 को क्लियर कर दिया। उसने एक R2 के अंदर 4 को डाला और यहाँ पर एक DJNZ यानी 4 दफ़ा इंस्ट्रक्शन चलाई DJNZ जो कि इसको डिक्रीमेंट करेगी, यानी कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन को वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन काउंट वर्क कर रहा है, बता रहे हैं कि मैंने जो इसको मूव किया है इसके लिए 2 मशीन साइकिल लगेंगे। और ये जो DJNZ कर रहा है यानी कि ये लूप 4 दफ़ा चलेगा और हर लूप में DJNZ की इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 मशीन साइकिल लेती है। हमें मालूम है, जो मैंने आपको दिखाया था एंड में जो इंस्ट्रक्शन सेट दिया हुआ है कि हर जो इंस्ट्रक्शन है DJNZ की वो 2 मशीन साइकिल लेती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 मशीन साइकिल यहाँ पर कंज्यूम हो गए और फिर उसने टाइमर के अंदर वैल्यू लोड कर दी। ठीक है, और उसने फिर उसके बाद टाइमर, अब ये टाइमर की वैल्यू उसने किसके लिए लोड की है, उसने जो 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 हायर मतलब कि जो 1000 के लिए उसने 1000 काउंट करने के लिए टाइमर की वैल्यू लोड की है और उसके बाद टाइमर को स्टार्ट किया। तो ये जो सारे काम तो उसने करने थे, ये काम उसके लिए ज़रूरी थे, लेकिन उसने कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर डाल दी सिर्फ टाइम को वेस्ट करने के लिए, ताकि उसने यहाँ पर ये काउंट करा था कि यहाँ काउंट करें कि टोटल मेरे पास कितनी मशीन साइकिल हो गई हैं। उसको तकरीबन 15 माइक्रोसेकंड का डिले चाहिए ना, 15 माइक्रोसेकंड का डिले चाहिए। तो वो यहाँ काउंट कर रहा है कि मेरे टोटल कितनी मशीन साइकिल है। और हमें मालूम है कि अगर आपके पास 11.0592 का क्रिस्टल लगा हुआ है तो आपका एक मशीन साइकिल जो है 1.085 माइक्रोसेकंड का होगा। तो उसको आप काउंट कर रहे हैं, ये देखें 8 + 2 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 इंटू 1.0 ने कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा 1.085 माइक्रोसेकंड इंटू 16 अगर आप कर लें तो तकरीबन 17 माइक्रोसेकंड है। अगर आप उसको एक्चुअली चला कर देखें, आप उसको सिमुलेट करके कि आपके पास कितना डिले आ रहा है, बस से 15 की जगह तकरीबन 17 माइक्रोसेकंड डिले दिया। तो अगर आप हाल में ये डिले ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ से DJNZ को कम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद ये क्या करें, उसके बाद इसने जब टाइमर को स्टार्ट किया तो उसने पोर्ट को हाई कर दिया, देखिए 2.1 को हाई कर दिया, यानी कि जब तक इंटरप्ट नहीं आएगा, ठीक है, जब तक इंटरप्ट नहीं आएगा तब तक आपकी ये पोर्ट पिन हाई रहेगी, यानी कि 108 माइक्रोसेकंड के लिए जो 1085 माइक्रोसेकंड के लिए वो हाई रहेगा जब तक इंटरप्ट नहीं आती। जब इंटरप्ट आएगी तो उसको लो करेगा और दोबारा ये वाला काम करना शुरू कर देगा, यानी कि जो उसने टाइम वेस्ट किया था। ठीक है, तो ब्रीफली अगेन कि आप
इस इंस्ट्रक्शन की डिले से भी जो छोटे डिलेज हैं वो आप पैदा कर सकते हैं। अगर ये दोनों डिलेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप टाइमर को 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये डिले छोटा था ना, अगर ये 1085 था और ये 15 माइक्रोसेकंड, तो लेट्स से आपका डिले मिलीसेकंड में है, या लेट्स से जैसा ये भी ये 1 मिलीसेकंड है, एक डिले 1 मिलीसेकंड है, एक डिले 2 मिलीसेकंड है, तब आप इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से डिले नहीं पैदा करेंगे। तब आप टाइमर को 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा उसकी वैल्यू कुछ और लोड करें और अगली दफ़ा वैल्यू कुछ और लोड कर लें। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल यहाँ नहीं दी हुई, ट्राई टू डू इट। मुमकिन है ये आपको उसकी ज़रूरत पड़े कि आपकी वेव फॉर्म ऐसी बनाएं जो कि अनबैलेंस्ड वेव फॉर्म हो, यानी कि 1 मिलीसेकंड यानी कि 1000 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन रहा है और मे बी 500 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए आप फिर टाइमर को 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से किया। अब अपने इंस्ट्रक्शन सेट में देखिएगा, आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो दिया हुआ है, उसमें एक इंस्ट्रक्शन है जिसे कहते हैं नो ऑप, NOP लिखा हुआ होगा। NOP का मतलब है नो ऑपरेशन। तो ये इंस्ट्रक्शन भी कई दफ़ा लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए। इसमें देखें इसके कितने मशीन साइकिल हैं। ये जो याद पड़ता है वो वन मशीन साइकिल, 1 MC है, ये 1 मशीन साइकिल वेस्ट करता है NOP। तो आप नो ऑप इंस्ट्रक्शन भी अगर आपने लेट से आपको, अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि आपका टाइम पूरा नहीं हो रहा, आपको एक फालतू इंस्ट्रक्शन बीच में डालनी है, तो आप कहें इसमें मैं कौन सी इंस्ट्रक्शन डालूँ थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए आप नो ऑप डाल सकते हैं। नो ऑप बीच में लिख देंगे सिर्फ यहाँ पर, और वो इंस्ट्रक्शन, और वो आपको उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट एक्सप्लोर दिस, राइट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है कि हमने एक स्क्वायर वेव जनरेट करनी है जो कि 50 हर्ट्ज की होनी चाहिए। 50 हर्ट्ज की इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और ओके, अभी हम कुछ इंशाल्लाह प्रोग्राम से हम एग्जीक्यूट भी करेंगे, लेकिन आई वांट टू जस्ट गो थ्रू दिस एग्जांपल्स एंड सी इफ देयर इज एनीथिंग न्यू इन देम। 50 हर्ट्ज की एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी 1.2 पिन के ऊपर, क्रिस्टल हमने बताया हुआ है। ओरिजिनेट किया, जंप किया, मेन के ऊपर आ गए। मेन के ऊपर हमने टाइमर 0 को मोड 1 में डाल दिया है, और उसकी जो हमने टाइमर की वैल्यू सेट कर दी है, और हमने इसका इंटरप्ट लगा दिया। तो इसमें जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेट मी जस्ट शो यू। वही कि आपने टाइमर स्टार्ट कर ली, टाइमर स्टार्ट किया, और आपने यहाँ पर जब आप ठहरे, उसके बाद जब वापस आए, तो जब उसमें इंटरप्ट आया, तो आप इसके ISR पर जाएंगे। ISR कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये इसका ISR है यहाँ पर। ISR जो ISR में इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं इस एग्जाम्पल में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कि बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल है, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आप जो आपको TF टाइमर फ्लैग को क्लियर करना पड़ता था। अगर आप टाइमर की एग्जांपल देखें, आपको TF0 TF1 को मैन्युअली क्लियर करना पड़ता था। लेकिन जब आप इंटरप्ट इस्तेमाल करें, तो जो आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन जब कॉल होगा, तो वो TF0 को ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा, कंप्यूटर क्लियर कर देगा, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी ISR में देख रहे हैं कि उन्होंने TF0 को मैन्युअली, यानी कि जो फ्लैग आएगा जब टाइमर स्टार्ट होगा, जब टाइमर ओवरफ्लो करेगा तो फ्लैग जनरेट होता है, जो फ्लैग जनरेट होगा उसको मैन्युअली क्लियर करने की जरूरत नहीं है, उसको ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही TF0 को क्लियर करने की एग्जांपल। तो इसमें सिर्फ ये एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ऑलराइट, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स। सॉरी, आपके एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, नॉट टॉकिंग अबाउट लेवल ट्रिगर्ड। आपके एक्सटर्नल इंटरप्ट, यहाँ पर उन्होंने इसकी हेडिंग यहाँ पर दी हुई, स्टार्ट उन्होंने उसको नीचे से किया। हमने बात की थी कि अभी अब तक हमने जो इंटरप्ट देखे हैं वो टाइमर के इंटरप्ट देखे हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट यानी कि आप एक्सटर्नली कोई काम करना चाह रहे हैं, कि एक्सटर्नल कोई इवेंट आए तब आप टाइमर स्टार्ट करें या कोई काम करें। ठीक है, तो एक्सटर्नल इवेंट्स को अगर आपने कैप्चर करना है, उसके ऊपर कोई काम शुरू करना है, तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। एक को कहते हैं लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट, और एक को कहते हैं एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट। लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट क्या होता है कि इंटरप्ट की जो आपकी पिन है, आपको याद है INT0 INT1 जो पोर्ट 3 है, पोर्ट 3 की कुछ पिन जो हैं, जो 2 पिन हैं, वो इस काम के लिए ही इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, इंटरप्ट 0 और इंटरप्ट 1 के लिए वो कौन सी पिन है, वो आप उसकी स्टडी शीट में देख लो। तो INT0 और INT1 पोर्ट 3 पॉइंट वहाँ से कौन सी है हम देख लेंगे। तो INT0 INT1 पिन के ऊपर अगर एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा, कोई पिन में लेवल चेंज होता है, यानी कि लो आएगा। ठीक है, बेसिकली वो नॉर्मली हाई होती हैं। जब आपका स्टार्ट होगा स्टार्टअप, तो वो ये पिन आपकी इंटरनली पुल अप हो जाती हैं, हाई हो जाती हैं। अगर आप उसे लो करेंगे, तो लो लेवल जब आएगा, तो आपका एक इंटरप्ट कॉल हो जाएगा। यानी कि जैसे हमने देखा था, इंटरप्ट फैक्टर जो है, वो इंटरप्ट में एक INT0 का भी एक एड्रेस है और एक INT1 का भी एड्रेस है, तो आपका प्रोग्राम काउंटर वहाँ जंप करके चला जाएगा। The low level signal at the INT pin must be removed before the execution of the last instruction of the interrupt service routine। अभी ये नहीं होगा, तो हम देखते हैं क्या होगा। अभी ये जो बता रहे हैं स्टेटमेंट में, वो ये कि आपने जब बटन दबा दिए, मिसाल के तौर पर आपने बाहर एक बटन है, या आपने उसको दबाया, उसके ऊपर इंटरप्ट जनरेट होना चाहिए। अगर आपने बटन दबा दिया है, तो अगर आप उसको, अब वो ISR में चला जाएगा, ISR को
एग्जीक्यूट करेगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन को। अगर उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करके जो आखिरी स्टेटमेंट होगी वो होगी इसकी RETI, यानी रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। अगर उससे पहले पहले आपने बटन को छोड़ा नहीं तो वो दोबारा एक और इंटरप्ट में चला जाएगा, यानी इंटरप्ट इनसाइड एन इंटरप्ट। ठीक है, सो लेट मी रिपीट। अगर आप एक का कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट है और वो अगर आपने इसको लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट में इसकी सेटिंग की हुई है, तो जब आप बटन दबाएंगे तो जो भी इंटरप्ट आएगा उसका लो लेवल इंटरप्ट, तो अगर वो रिलीज आप नहीं करेंगे बिफोर RETI इंस्ट्रक्शन, तो वो दोबारा इंटरप्ट के अंदर इंटरप्ट विद इन एन इंटरप्ट चला जाएगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं इससे, लेट मी सी। हाँ, इसी में। Alright, so assume that INT pin is connected to a switch that is normally high. Whenever it goes low, it should turn on an LED. The LED is connected to port 1.3 and is normally off. When it is turned on, it should stay on for a fraction of a second. As long as the switch is pressed low, the LED should stay on. तो इसमें क्या करना है कि आपने एक बटन लगाना है, उस बटन को हमने इंटरप्ट पिन से कनेक्ट करना है। जब आप बटन दबाएंगे तो LED को थोड़ी देर के लिए ऑन होना है और उसके बाद उसको ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये कोड है इसके लिए। लेट मी जस्ट कॉपी द कोड एंड देन वील टॉक अबाउट इट, राइट। तो लेट मी कॉपी दिस। ये उन्हें बताया आपका एक स्विच लगा हुआ है और आपकी LED लगी हुई है। सो मैं इस कोड को यहाँ पर डालता हूँ, राइट। बट बल्कि बिफोर वी टॉक अबाउट द कोड, लेट मी जस्ट एक तो ये कि मैंने जो LED लगाई हुई है, मैंने जो सर्किट में इसमें लगाई हुई है, लेट मी जस्ट चेक। सर्किट में मेरी LED 1.3 पे नहीं लगी, 1.5 पे लगी। तो लेट मी जस्ट चेंज दिस टू 1.5। एक तो ये कि मैं टर्न ऑन LED 1.5 करूँगा, नॉट 1.3। ऑलराइट, और बाकी ये मेरे पास ISR है, ये मेरे पास मेन है, यहाँ से LJAP मेन में चला गया, और ये मेरे पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन यहाँ पर ख़त्म हो गया, और ये मेरे पास मेन कोड है। ठीक है, तो इस कोड में क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से बाईपास करके यहाँ से आप जंप करें मेन के ऊपर आ गए, जो कि 30 से स्टार्ट हो रहे हैं। मेन के ऊपर आपने एक्सटर्नल इंटरप्ट को इनेबल कर दिया। ठीक है, इसकी पिन ये वाली होती है, इसको आप चेक कंफर्म करें। इस पिन को नहीं 0 1 2, ठीक है, INT ये इसका IE की बिट 2 को आपने हाई कर लिया, और ये आपने ग्लोबल इंटरप्ट हाई कर लिया, और आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इंटरप्ट का। ठीक है, तो आपका जब इंटरप्ट आएगा, नहीं एक्सटर्नल पिन जब दबेगी तो वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे चला जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरप्ट की इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे वो क्या करेगा, LED को ऑन करेगा, और उसके बाद यहाँ पर ये काउंटर को लोड कर रहा है। काउंटर को 255 यानी कि उसके अंदर एक वैल्यू लोड कर रहा है, और यहाँ पर एक उसने 25 यानी कि सिर्फ इसकी थोड़ा सा टाइम डिले कर रहा है, यानी थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, R3 में 255 को लोड किया और उसको डिक्रीमेंट कर रहा है जब तक 0 नहीं होता, तो थोड़ा सा एक डिले दिया विदाउट यूजिंग टाइमर, और फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद रिटर्न हो गया, यानी कि थोड़ी देर के लिए LED को ऑन करो, थोड़ा सा डिले दो, और उसके बाद LED को ऑफ कर दो, और फिर ISR से वापस आ जाओ। आप ISR से यहाँ पर वापस आ जाएगा। अब जो चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल सेंसिटिव है, अगर ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लेट्स से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ये चलना शुरू हो गया, अभी इंटरप्ट नहीं आया था, इंटरप्ट आया और वो यहाँ पर आ गया। अब उसने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ये वाली। अगर वो इस इंस्ट्रक्शन तक पहुँचता है और आपने बटन अभी तक प्रेस किया हुआ है, आपने इस बटन को छोड़ा नहीं है, तो फिर वो दोबारा इसी इंटरप्ट में के अंदर दोबारा चला जाएगा। यानी कि उसने LED को ऑन किया है, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन रखा है, फिर ऑफ कर दिया। जैसे ही ऑफ किया, अगर आपने बटन को दोबारा प्रेस किया हुआ है, तो वो दोबारा यहाँ पर आ जाएगा और दोबारा उसे ऑन कर देगा LED को, तो उसे ऑफ होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने 1.5 पे ये LED लगाई हुई। एक इसमें इशू ये है कि हमारा जो है वो LED ऑन होती है लो के ऊपर और ऑफ होती है हाई के ऊपर, जैसे हमने डिज़ाइन किया हुआ था। यहाँ पर ये इसको हाई से ऑन कर रहे हैं, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि इसको LED ऑन करने के लिए हमें पोर्ट को क्लियर करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, और ऑफ करने के लिए हमें सेट करना पड़ेगा। तो वो तो हमारे अपने डिज़ाइन के ऊपर आप चाहें तो अगर उसको उल्टा कर लें तो ये भी काम करेगा। तो ये थोड़ा सा हमने इसको चेंज कर लिया। लेट मी जस्ट बिल्ड दिस। एक्स फाइल में पुरानी डिलीट कर रहा हूँ ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, और लेट मी जस्ट रीबिल्ड, 0 error 0 warnings, एंड लेट्स सी, राइट। अब आप ये देखें, यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर इंटरप्ट 1 के ऊपर मैंने जो है एक बटन लगाया हुआ है। ठीक है, तो पुल अप किया हुआ है यहाँ से, और एक बटन लगाया हुआ है, यानी एक्टिव लो है। तो ये इसको मैंने पुल अप किया हुआ है एक्सटर्नली, और जब मैं बटन दबाऊंगा तो ये लो हो जाएगा। जब ये लो हो जाएगा तो इंटरप्ट जनरेट होना चाहिए, और जो पोर्ट 1.5 के ऊपर जो LED लगी हुई इसको थोड़ी देर के लिए ऑन होना चाहिए, और फिर ऑफ हो जाए। ठीक है, सो लेट मी जस्ट प्रेस दिस।
ठीक है, यहाँ पर एलईडी अब आप ऊपर जो देखें ना, ये इंटरप्ट जितनी दफ़ा ये स्पाइक्स आ रही है ना, उतनी दफ़ा ये एक दफ़ा बटन दबाने में इतनी दफ़ा आई एस आर कॉल हो रहा है। आई एस आर एक दफ़ा कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बटन तो ज़्यादा देर नहीं दबा सकता, तो इतनी दफ़ा आई एस आर कॉल हो रहा है। और एलईडी तो ऑन होती है, लेकिन अगर मैं एलईडी दबा के रखूंगा ना, तो ये आपके एलईडी आपको ऑफ होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, उसको इंटरप्ट के अंदर इंटरप्ट कॉल होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइट। सो एज ट्रिगर्ड में अच्छा, इसके बारे में तुम्हें थोड़ी सी डिटेल बिफोर वी गो टू एच 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 ट्रिगर्ड। चलिए पहले हम एज ट्रिगर्ड की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एज ट्रिगर्ड कैसे कैसे आप बताएंगे आप अपने ट्रक को कि वो एज ट्रिगर्ड है। उसके लिए आपने, अगर याद है आपको, एक हमने रजिस्टर पढ़ा था जिसे टी कॉन रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। टी कॉन रजिस्टर कहाँ इस्तेमाल होता है? इफ़ यू रिमेंबर, हम टी एफ वन यानी कि जो टाइमर का, ये टाइमर को स्टार्ट करेंगे, टी आर वन को सेट करते हैं तो टाइमर वन स्टार्ट हो जाता है, और उसका फ्लैग आता है टी एफ वन के ऊपर। जब वो टाइमर ओवरफ्लो करता है तो टी एफ वन आता है, हम उसको क्लियर करते हैं। इसी तरह टी एफ जीरो और टी आर जीरो, टाइमर जीरो को स्टार्ट करने वाला फ्लैग, और सॉरी इसके जो रजिस्टर बिट है और उसका फ्लैग, यानी कि जब टाइमर जीरो ओवरफ्लो करेगा। तो ये 4 बिट्स हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, और ये टी कॉन के अंदर पड़ी होती हैं। तो टी कॉन के अंदर 4 और बिट्स भी होती हैं, वो होती है आई टी जीरो, आई टी वन, आई टी जीरो, और ई जीरो, आई वन। आई जीरो आई वन को बाद में देखेंगे, अभी आई टी जीरो और आई टी वन को देखते हैं। तो जब आई टी जीरो को अगर आप आ, ये क्लियर इसको 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 ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर होता है, यानी आई टी ज़ीरो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सिस्टम को रीसेट करेंगे तो आई टी ज़ीरो और आई टी वन की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होगी। अगर आप इसे वन कर देते हैं तो आप इसको इसको कह रहे हैं कि अब आप एज ट्रिगर्ड के ऊपर काम करेंगे। इंटरप्ट ज़ीरो, ज़ीरो टाइप कंट्रोल बिट सेलेक्ट क्लियर्ड बाय सॉफ्टवेयर टू स्पेसिफाई फॉलिंग एज नो लेवल ट्रिगर्ड एक्सटर्नल इंटरप्ट। जब आप इसे वन कर देंगे तो अब वो एज ट्रिगर्ड हो जाएगा, आपका इंटरप्ट लेवल सेंसिटिव नहीं होगा, एज सेंसिटिव होगा। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरह की, अगर आपके पास एक मशीन साइकिल तक आपका एटलीस्ट हाई होना चाहिए, उसके बाद जब वो लो आएगी, लो पल्स, इस एज को डिटेक्ट करेगी। यानी मैं जब तक बटन को दबा के रखूंगा वो उसको सिर्फ एक दफ़ा इंटरप्ट काउंट करेगा, ठीक है। जब तक मैं उसको बटन दबा के रखूंगा वो उसको एक इंटरप्ट काउंट करेगा, मल्टीपल इंटरप्ट काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप अब देखिए इसमें उन्होंने सिर्फ क्या किया है कि ऑलराइट, ओरिजिनेट जीरो, एल जंप मेन, ये आपके पास आई एस आर है इंटरप्ट वन के लिए। और यहाँ पर भी वही कोड है, और एग्जैक्टली देखें, एग्जैक्टली इसमें इस आई एस आर में वही कोड है। आपने यहाँ से इसको इंटरप्ट किया, आपने इसको एल ई डी को ऑन किया, उसके बाद आपने थोड़ा सा डिले दिया और फिर रिटर्न कर दिया। जो सिर्फ इस पूरे कोड में, जो हमारे कोड में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हमने सेट बिट टी कॉन किया है, यानी कि टी कॉन टू को, टी कॉन डॉट टू को सेट कर दिया। टी कॉन डॉट टू क्या चीज़ है? टी कॉन डॉट टू जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट वन की एज ट्रिगर्ड हम बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये काम हमने इसमें चेंज किया। तो हम इसी कोड में जाएंगे और यहाँ पर मेन में हम यहाँ पर टी कॉन की वैल्यू को डाल देंगे, यानी मैं यहाँ पर लिख दूँ टी कॉन टू को सेट करना है, ठीक है, यानी कि सेट बिट टी कॉन डॉट टू। सिर्फ ये एक मैंने कमांड ऐड की, अब मैंने इसको बता दी कि अब मेरे पास जो जो इंटरप्ट है वो लेवल ट्रिगर्ड नहीं है, वो एज ट्रिगर्ड है। So let me generate this file, hex file again, and see if it makes any difference. All right, so okay. अच्छा, अब क्या होना चाहिए? अब होना ये चाहिए, क्योंकि मैंने इसको लेवल ट्रिगर से एज ट्रिगर कर दिया है, तो जब मैं बटन दबाऊं तो एलईडी को थोड़ी देर के लिए ऑन होना चाहिए और उसके बाद ऑफ हो जाना चाहिए फौरन, चाहे मैं इसको दबा के भी रखूं, क्योंकि दबा के रखने से वो इंटरप्ट दोबारा इंटरप्ट विद इन एन इंटरप्ट कॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको दबा के रखें, आप देखें कि एलईडी तो ऑन नहीं हुई है, लेकिन अगर आप ऊपर यहाँ पर ऑसिलोस्कोप पे देखें तो आपको एक पल्स आएगी नजर। देखें, मैं इसको दबाता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए दबाया, तब ये देखें एक पल्स आई है यहाँ पर। एलईडी ऑन क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम इसका जो डिले है वो बहुत छोटा डिले है, ठीक है। हम इसको सिर्फ 255 दफ़ा, नहीं कि 255 माइक्रो सेकेंड कर लें अप्रॉक्सीमेटली में, 255 माइक्रो सेकेंड तक सिर्फ ऑन रहेगी, और वो हमारे लिए विजिबल नहीं है। लेकिन जो चीज़ देखने वाली है कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखूँ तब पल्स मेरे पास इतनी ही आती है, और अगर मैं इसको दबा के रखूँ मुसलसल तब भी इतनी ही देर के लिए पल्स आती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, लेट मी जस्ट शो यू अगेन
अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको दोबारा बिल्ड करता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा बिल्ड करता हूँ। अब क्या है, अब वो लेवल सेंसिटिव हो गया, आपका जो बटन है वो लेवल सेंसिटिव हो गया। नहीं, अब मैं इसको जब चलाता हूँ, तो अब जब मैं इसको दबाऊंगा तो एक दफ़ा दबाने में देखिए कितने सारे आ जाते हैं, वो बार बार कॉल होता है। जब मैं इसको दबा के रख रहा हूँ, तो ये सारे जो आपको ऊपर स्पाइक्स नजर आ रही है नज़र इस ऑसिलोस्कोप में, ये सारे के सारे इंटरप्ट रूटीन बार 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 कॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो जब उसको लेवल सेंसिटिव करेंगे तो वो सिर्फ एक दफ़ा कॉल होगा। ऑलराइट। तो आज की हमारी क्लास में हमने इसको इतना ही कवर करना है। इसी एग्जांपल को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा देखेंगे, एंड देन वी विल मे बी ट्राई टू कवर अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। आज की क्लास के लिए इतने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।